अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब, इसाद राना साहब। नाजरीन, आज 4 अप्रैल का दिन, जी हाँ 4 अप्रैल, ठीक आज ही के दिन 1979 बरोस बुध को पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। जी हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो नाम जो तारीख़ का रोशन बाब है। और यही नहीं, पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ अगर उठाकर देख ली जाए तो जिस तरह से सियासतदानों, जमहूरियत और ताकतवर तबके के दौरान एक सर्द जंग जारी है, उसमें अगर बात की जाए वज़ीर आज़म की, तो कुछ तो घर चले गए, कुछ ने जान की कुर्बानी दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसा ही नाम जिन्होंने जमहूरियत का नाम रोशन किया अपनी जान की कुर्बानी देकर। बिल्कुल हम फरामोश नहीं कर सकते, इस दिन को भूल नहीं सकते। ताहिर मलिक साहब, सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगी। आपका आंखों देखा हाल आज के दिन 4 अप्रैल 1979 क्या हुआ था? मेरी टीन एज का ज़माना है, क्योंकि मैं लाहौर में पैदा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है उस ज़माने में ये टीवी नहीं था, ना सोशल मीडिया था। तो मेरा हाल है आज की नस्ल तो शायद समझ ही नहीं सकती हम लोगों का जो लाइफ का एक्सपीरियंस था। मुझे अच्छी तरह याद है कि सुबह सुबह का टाइम था, कोई 9-10 बजे मैं एक बस पे जा रहा था माल रोड से ना, वो छोटी सी लाल रंग की एक बस हुआ करती थी। तो उसमें एकदम ना बस में सवारियां बैठी थी, तो एकदम शोर सा हुआ। एक बंदे ने ऐसे हाथ लग के ना अखबार खरीदा, तो वो एक बंदा कह रहा भुट्टो को फांसी होगी, भुट्टो को फांसी। उस जमाने में लाहौर पंजाबी बोली जाती, उर्दू नहीं था इतना। और भुट्टो को फांसी होगी, भुट्टो को फांसी। ज़मीमा आ गया, ज़मीन। उस ज़माने में ना अखबार का जो एक इमीडिएट को ब्रेकिंग न्यूज़ का तस्वर टीवी वाला नहीं था, और रेडियो के थ्रू भी, रेडियो भी नहीं इस तरह खबरें नहीं दिया करता था। रेडियो क्योंकि सरकारी था, तो जो इस तरह प्राइवेट पाकिस्तान में लम्हा ब लम्हा की खबरों का तस्वर नहीं था। तो अखबार ना एक कोई बहुत बड़ी खबर होती थी जो कभी 10,000 साल में एक दफ़ा, तो वो ज़मीमा एक से दिन छाप देते। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक बंदे ने ना वहाँ से खिड़की से ना वो ख़रीदा, तो सारी बस एकदम परेशान हो गई। तो जनाब पता लगा कि वो भुट्टो को फांसी होगी। मतलब ये जिक्र तो चल रहा था कि उसकी अपील चल रही है, अपील मंजूर होगी कि नहीं। 4 अप्रैल की सुबह की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मुझे याद है जब मैं घर आया तो मेरे वालिद को ना बड़ा अच्छा, उस ज़माने में भुट्टो वॉज पोलिटिकली वेरी मच इनटू पंजाब। मतलब लाहौर में मोस्ट पॉपुलर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और ये उस ज़माने की अजीब तारीखी बात है कि 1970 में इलामा इकबाल के बेटे को उन्होंने हराया था। मतलब ये बड़ी एक पंजाबी कल्चर के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब में एक बड़ा नाम था। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं घर आया तो मेरे वालिद साहब ना रेडियो, उस ज़माने का रेडियो भी बड़ा अजीबोगरीब था, कोई 15 मिनट लगते थे उसको गर्म करने के लिए, पंखा मार मुड़ के तो उसका हाथ मार के ना, तो BBC पकड़ना बड़ा मुश्किल था। पाकिस्तान में कोई खबर नहीं थी, तो वो रेडियो लेके ना ऊपर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। मैं तो बच्चा था, मतलब टीन एजर था, तो उन्होंने कहा सिग्नल वो लगा रहे हैं। तो मुझे वो कभी नहीं बोलेगा वो रोमांस कभी जो जिसके लिए मैं सारी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने किसी तरह ना BBC लगाना था 6 बजे या 7 बजे शाम को। तो उसने ओपनिंग क्या की, मेरे ख्याल में, अब तो मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ और उसके बाद मेरा अपना 45 का बड़ा शौरी ज़िंदगी है। मैं मीडिया पढ़ाता भी हूँ, मीडिया का हिस्सा भी रहा हूँ, अमेरिका रहा हूँ, दुबई रहा हूँ, मीडिया का इंटरनेशनल काम किया, मगर वो मैं एक्सपीरियंस नहीं भूल सका। आई वॉज ए चाइल्ड, और मेरे में अभी भी वो इमोशन है। मुझे अभी भी लगा कि मैं ज़िंदगी में जो पेन्स देखी हैं, जो कर्व देखा, मुझे इतना शोर नहीं था, मगर वो शोर क्या था। वो कहता है, BBC वाले ने 6 बजे ख़बरनामा शुरू किया अपना जो भी था, तो वो कहता है कि उसने कोई बिगनिंग नहीं की। आवाज़ एक आई 6 बजे कि मैं अगर इस दुनिया से चला गया तो हिमालय से लेके ना बहीरा रब तक रोएगा। तो उसके बाद ना वो भुट्टो की आवाज़ उसने सुनाई। दुनिया में ये भी एक अजीब तरह का खबरनामा था, नहीं तो नॉर्मली होता है ना कि हम खबरों से शुरू करते हैं। नहीं, दे स्टार्टेड विद भुट्टो वॉइस। भुट्टो की अपनी आवाज़ आई कि उसकी कोई तकरीर उठाई, और उसके पता है उसने क्या किया, जब भुट्टो की आवाज़ बंद हुई ना, मुझे अच्छी तरह याद है, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, रेडियो से आवाज़ नहीं आ रही। तो पता उसने क्या फिक्रा बोला, 3, 4, 5, मैं अब अपने बाप को देख रहा हूँ, बाप मेरा मुझे देख रहे हैं। तो 10 सेकंड के बाद वो एक फिक्रा बोलता है, ये आवाज़ आज सुबह हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। नाजरीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज सुबह पिंडी, शायद अडियाला या पता नहीं कहाँ पे, उनको फांसी दे दी गई। इसके बाद वो फिर चुप हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं जो एक चीज़ कैरी कर रहा था 45 ईयर्स की, मैंने आपको बता दी है। यकीन करें, मुझे भी सुन के, मैं तो यकीन करें वहीं पहुंच गई उसी टाइम 1979 4 अप्रैल का दिन। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और दौरे इक़्तिदार कैसा था भुट्टो साहब का? देखिए, मेरी अगर मुझे कोई ईमानदारी से पूछे
तो कि मेरा पहला रोमांस कौन सा था, तो मेरा पहला रोमांस जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। वाह। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इनडायरेक्टली मुझ पे कुछ एहसानात थे। अच्छा। हाँ, ये जो इसने अभी ज़मीमा की बात की ना, ये मैं आपसे अभी शेयर करूँगा, बड़ी दिलचस्प बात। हाँ। बल्कि यहीं से शुरू करता हूँ कि जो ज़मीमा उस बस में किसी ने ख़रीदा था ना, वो शायद हो सकता है कि वो मैं नहीं बेचा हो, क्योंकि मैं उस वक्त 13 साल का था ऑलमोस्ट। तो मैं एक अखबार फरोश हूँ बुनियादी तौर पे। 11-12 साल की उम्र में मैंने अखबार फरोशी शुरू कर दी थी। तो मैं बड़ा शार्प था, और मुझे ये जो मेरे अंदर का न्यूज़ एडिटर आज इतना शार्प है, वो उस अखबार फरोशी की वजह से है। एक स्ट्रगल है इसके पीछे। नहीं, उसकी रीज़न क्या है सर, कि मुझे ये पता था कि क्या मैं सुर्खी बोलूँगा तो लोग अखबार खरीदेंगे। वो तरबियत फिर मुझे बतौर न्यूज़ एडिटर मिली कि मैं अखबार बनाते हुए वो सुर्खी बनाता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि ख़रीदने वाला क्या, उसकी नफ्सियात क्या है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। तो मैं अपने स्कूल का मुझे भुट्टो जूनियर कहते थे। तो वजह ये थी कि मैं भुट्टो साहब के कॉपी करता था। छोटा सा बच्चा स्कूल का, 13-14 साल का, सोचें, वो तकरीर कर रहा है और भुट्टो साहब के अंदाज में कर रहा है। को कहा जाता था कि अब वो इशाराना भुट्टो साहब का खिताब करेगा। वो मेरे अंदर सलाहियत कर गया वो था। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मैं तो इतने टफ हालात थे। मेरे वालिद साहब एक मेहनत कश थे, कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजिम थे यहाँ के, उन्होंने कोई रिवार्ड नहीं लिया, मेहनत करते थे। तो मैं शायद पढ़ भी ना पाता अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तालीम को फ्री ना करते। मेरे जैसे लाखों लोग, बच्चे अगर आज कहीं सहाराना मौजूद हैं तो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, फिर आ जाए, अब मेरे अपने इमोशन क्या थे। मैं आपकी बात काट सकता हूँ? जी जी। मैं खुद भी उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ। मैं भुट्टो, इसकी बात सेकंड करूँगा। इसको ये बात समझ आएगी। मैं भी एक आना फीस भुट्टो के आने से हो गई थी। मैं बिल्कुल ऐसा है। मैं भी उसी जमाने का। हम वो लोग हैं जिनको मुफ्त तालीम दी, एक आना, ठीक है ना। अगर आज हम सोसाइटी में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कंट्रीब्यूशन जाता है। छोड़ दें सियासत, छोड़ दें सब कुछ। मैं तो निचली सतह की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की सियासत में पहली दफा मजदूर, किसान, पहली दफा कलमकार, अदीब, दानिश्वर, शायर, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसने इन लोगों को एक शनाख्त दी, लेके नाम लेके शनाख्त दी, ड्राइंग रूम से सियासत को बाहर निकाला। फिर मैं आपको एक छोटी सी दिलचस्प बात बताऊं कि हम स्काउट था ना, मैं तो जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई तो मैं खड़ा होता था, मेरे साथ एक फौज का सिपाही खड़ा होता था, एक पुलिस वाला। हम 3-3 की टोलियां थी पूरे लाहौर में। हमारी ड्यूटी ये थी कि जब सरबराहान गुजरेंगे तो हम अटेंशन खड़े होंगे। मैंने वो वर्दी पहनी हुई थी, तो वो बताते थे, मैं कहता था कौन गुजरा है, तो मेरे साथ फौजी जवान जो था वो कहता था कि ये गुजरा, ये गुजरा। ऑल ऑफ ए सडन मैंने देखा कि वो सारा डेकोरम टूट गया और एकदम शोर मच गया। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गया। तो उसके बाद वो मुझे तलाश करता रहा, मैं उसे तलाश करता रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं। हाँ, वो वही भुट्टो। ये तो मैंने एक आपसे अपनी इतनी एफिलिएशन थी, इतना उनके साथ पर्सनल अटैचमेंट थी कि भुट्टो। हाँ, अच्छा, मैं वो 13-14 साल का बच्चा ज़मीमा लेके निकला। मेरे जो फूफा थे मलिक शमशाद साहब, वो नवाब के चीफ एजेंट थे, उन्होंने वो ज़मीमा छापा, ब्रेकिंग न्यूज़ वैसे तब वैसे छपती थी। पेपर वाज द ओनली मीडियम, ठीक है ना। वो एक पेज का पेपर होता था, एक पेज का सिंगल शीट होती थी। वो पहला दिन था सना कि मुझसे वो अखबार नहीं बिक सका, और वो इसलिए नहीं बिक सका कि मेरे मुंह से ये आवाज़ निकल नहीं रही थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो चुका है। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं ये बात कहूँ कि भुट्टो नहीं है। वो एक हमारा तकलीफ दे दिन था, बड़ा ही तकलीफ दे दिन था हमारे घर में। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी एक चंद क़यामतों में से एक क़यामत ये दिन नहीं था, ये वेव से ली थी। बाकी ये कि ये दिन नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, बच्चा था, मगर ये वेव में रहा है। और अब आप प्रोग्राम को अपनी तरफ लेके जाएंगी, लेकिन सब बदकिस्मती ये है सना कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 45 साल बाद अगर अदालतें ये कह दें कि जी उनको इंसाफ नहीं मिला, तो ये आधा सच है ना। आधा सच ये है कि जजों ने इंसाफ नहीं दिया। उस दौर के डिक्टेटर ने भुट्टो को मारा, उस दौर के उन सियासतदान मुनाफिकों ने मारा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ताकत के आगे नहीं खड़े हो पाते थे। उस दौर के वो तमाम सियासतदान जिनके औलादें आज
किसी ना किसी शक्ल के अंदर उसी शक्ल में मौजूद है, उसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ी है, उसी तरह एक शख्स के खिलाफ खड़ी हुई है। हमने तो कुछ नहीं सीखा, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ चेहरे बदले। मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे भी वही हैं, वली खान के साहबजादे भी वही हैं, ज़ियाउल-हक के रूहानी औलाद भी वही है। आप जस्ट नेम द पीपल, दे आर हियर, ठीक है। और सेम इसी तरह एक बंदा जुल्फकार अली भुट्टो था, आज वो इमरान खान है, आज इमरान खान उसी सब में सब एक उसके खिलाफ है। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा। शायद हमारी रवायत ये है कि हमने हमेशा अवामी लीडरशिप को इसी तरह मारना है। मलिक साहब, भुट्टो एक नज़रिया जो आज भी बहुत से लोगों के दिलों में धड़कता है। दौरे इक़्तिदार पर अगर बात करें, कैसा रहा उनका दौरे इक़्तिदार? देखिए, भुट्टो को आपको समझना पड़ेगा इस जनरेशन को ना, क्योंकि मैं खुश नसीब हूँ कि हमने पाकिस्तान में अवामी सियासत देखी है, और मैं ईमानदारी से समझता हूँ जो भी छोटी मोटी मेरी औकात है एज ए जर्नलिस्ट, आई थिंक आई ओ टू द यंग जनरेशन। देखिए, पहले आप भुट्टो को समझें। भुट्टो से पहले आपको पाकिस्तान में ब्रिटिश डोमिनेशन समझनी पड़ेगी। भुट्टो से पहले यहाँ जो डिप्टी कमिश्नर था, एक दफ़ा किसी असेंबली में किसी बंदे पे उसको गुस्सा आ गया, कमिश्नर साहब गए, उन्होंने MPA को वहाँ पे पकड़ा और उसको घसीट के बाहर लिया। उस ज़माने में इंग्लिश बोलना, पैंट पहनना और अंग्रेज़ ही हुआ करता था। मैं 60s की बात करता हूँ। भुट्टो का कमाल ये है कि पाकिस्तान का ये यंगेस्ट फेडरल मिनिस्टर बना था, ये बने थे अपना वज़ीर मादनियात। अच्छा, he was very handsome man। और ये भुट्टो बड़ा बर्कले से, और मुझे ऑनर है, कैलिफोर्निया बर्कले एक शहर है, बड़ी खूबसूरत मरी की तरह, वहाँ से भुट्टो ने ना पॉलिटिकल साइंस में MA किया हुआ, और मुझे वो ऑनर हासिल है। मैं क्योंकि उस ईरा का बच्चा था जो इसको भुट्टो से रोमांस था, तो मैं कैलिफोर्निया सिर्फ इसीलिए गया बर्कले जाने के लिए। मैं उस डिपार्टमेंट में गया, मैंने भुट्टो की तस्वीर भी देखी वहाँ लगी हुई है। तो भुट्टो 50s में रहे बर्कले में। यहाँ से आपको भुट्टो को समझने में आसानी होगी। तो वहाँ पे ब्लैक जो मूवमेंट थी ना, हिप्पी मूवमेंट, आपको तो पता नहीं, सारी बर्कले से निकली है। कैलिफोर्निया में लिबरलिज्म आया, सेकुलरिज्म आया, तीसरी दुनिया का लफ्ज़ भुट्टो लेके आया। भुट्टो का सबसे बड़ा जो कमाल था ना, वो आप वज़ीर-ए-आज़म में बाद में आपको बताऊंगा। भुट्टो स्टैंड्स फॉर पब्लिक पॉलिटिक्स, अवामी सियासत का वो बाप था। पाकिस्तान की सारी सियासत, देखिए कायद-ए-आज़म एक डिफरेंट कैटेगरी है, ही इज द फादर। कायद-ए-आज़म अंग्रेज था, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो फाउंडर ने उर्दू भी शायद 2 दफ़ा ही बोली हो। जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान का असल फेस है, लीडर है, जिसने अवाम की बात की। जुल्फ़कार अली भुट्टो वो पहला बंदा है जिसने शलवार कमीज पहनी बतौर प्राइम मिनिस्टर। उसकी इंग्लिश सारे आप आज के पॉलिटिशियन इकट्ठे कर लो, भुट्टो के सामने खड़े नहीं हो सकते। उस बंदे ने उर्दू बोली, उस बंदे ने उर्दू बोली, शलवार कमीज पहनी, मजदूर की बात की। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटा था तो एक अखबार में खबर पड़ी उस जमाने में कि भुट्टो साहब कहीं बलूचिस्तान में रिमोट जा रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जा रहे हैं, नहीं रोको रोको, थड़े पे रुका है, कुर्सी पे बैठा है, वहाँ पे सॉरी 4 पे बैठा है, टूटी हुई, उसका कहता है मैंने चाय भी नहीं यहाँ पे। भुट्टो के ये जितना कर रहा है ना, शहबाज शरीफ ये जो गाता है, जिससे नवाज शरीफ, ये अपना इमरान खान, पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन है जो भुट्टो को, जिसके अंदर भुट्टो नहीं है, क्योंकि पॉपुलैरिटी भुट्टो में थी। एक और बात आपको बताऊं, भुट्टो वो वाहिद पाकिस्तान का फ्लेवर था जिसने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं शराब पीता हूँ, थोड़ी पीता हूँ, झूठ नहीं था। ये इस तरह का पॉलिटिशियन नहीं था, अंदर कुछ था बाहर कुछ। तो भुट्टो वाहिद पॉलिटिशियन है जिसमें मैं उसको बड़ा सलूट करता हूँ, जो पंजाबी कल्चर को इतना समझता था। ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी लीडर जिसने लोगों के इज्तिमा से गाली निकाली पंजाबी में। उसको पता था पंजाबियों को गाली नहीं समझ आती गाल दे बगैर। यार इतनी उसकी, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन, आई वुड रेट भुट्टो ए ऑल टाइम ग्रेट कम्युनिकेटर ऑफ द पाकिस्तान हिस्ट्री। उससे ज्यादा लोगों की साइकोलॉजी समझने वाला बंदा। एक दफा वो जलसा कर रहा था तो लोगों ने जनाब, अच्छा महंगाई जब से पाकिस्तान बना ना, हमने एक कदम आगे पीछे नहीं गए, वही महंगाई है, वही बेरोजगारी है। तुम लोगों को बड़ी जनरेशन को होता है मसला, जी अब महंगाई बहुत होगी, एक कुतुबपुरा तब से जा रही है। तो भुट्टो को ना जूतियां उन्होंने दिखाई, लोगों ने जूतियां दिखाई मीनार पाकिस्तान, और भुट्टो फौरन जज्बाती हो गया। उसने कहा हाँ हाँ मुझे पता है बड़ी महंगाई हो गई है। तो भुट्टो ने जनाब अपना कोट उतार कर लोगों में फेंक दिया। मतलब इतनी अजीबोगरीब चीज़ थी पाकिस्तान के लिए। ही इज़ द फादर ऑफ मैस कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, अवाम से अवाम की बात करना। मैं समझता हूँ भुट्टो का ईरा इज़ ओनली वन थिंग, वो अवामी सियासत का बंदा था, और उसकी जो मौत है ना वो अवामी सियासत की मौत है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। राना साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक क्रिज़्मा और उनके जोशे ख़ताबत की वजह से ही उनकी पॉपुलैरिटी थी, या आप समझते हैं कि उनकी पर्सनालिटी में सब कुछ वो था जो एक लीडर की पहचान होती है? देखिए वो तो लीडर था, पैदाइशी लीडर था। और उसने मेरी अब आप बात को समझिए, मैं नहीं समझता कि लीडर वो जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाए। मैं लीडर उसको समझता हूँ कि जो हिस्ट्री में जिंदा रह जाए।
जब आप सुकरात का नाम लेंगे, राह हुसैन पे चलने वालों का नाम लेंगे, जब आप मंसूर बिन हलाज जैसे लोगों का नाम लेंगे, तो जुल्फकार अली भुट्टो का नाम भी आएगा, ये मेरा यकीन है। उसने एक काज के लिए कुर्बानी दी, और उसकी कब्र के अंदर आपने वो डाल दिया, क्या कहते हैं, गंधक के तेजाब, और क्या कहते चूने का वो क्या होता है कि उसकी हड्डियां तक गल जाएं, ठीक है। और 4-5 लोगों को कहा गया कि सिर्फ आप नमाज जनाजा पढ़ें। भुट्टो नहीं मरा, आज भी आपने उसकी लाश को गला दिया होगा, उसकी रूह को नहीं गला सकते आप। उसकी रूह तब तक जिंदा है जब तक पाकिस्तान में ताकतवर तबके से जंग जारी है। वो शक्लें बदल जाएगा, वो किसी और शक्ल में पैदा हो जाएगा, वो कैदी नंबर 804 भी बन सकता है, ठीक है। वो अपनी जगह पे रहेगा। और अभी मुझे इसकी बात पे हंसी आ रही थी कि हम कैसी कौम है। इसने कहा कि वो डीएसपी उसने एमपीए को पकड़ के असेंबली में से और घसीटता हुआ बाहर निकाला, तो क्या अब नहीं हो रहा? अब नहीं हो रहा। असेंबलियों के बाहर अरकाने असेंबलियों को उठाया नहीं जा रहा, उन्हें अगवा नहीं किया जाता, उनको पुलिस वाले उठा के नहीं ले जाते। क्यों असलम इकबाल छुपता फिर रहे? क्यों बाकी लोग छुपते फिर रहे? उस दौर को आज के दौर के साथ आप कर सकते हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाह रहा। चले आज के दौर में कोई जुल्फिकार अली भुट्टो की जगह ले सकता है? पहले मैं डिप्टी कमिश्नर मैं बताना ये चाह रहा था, मैं इंडिया गया। आज के दौर में क्या कह रहे हैं? मैं उधर भी आता, मैं इंडिया गया, तो मैं ना इंडिया ईस्ट पंजाब से ना पाकिस्तान एज ए साफी गए, तो वहाँ पे पता लगा रास्ता रुका हुआ है। मुझे वहाँ पे एक बंदे ने बहुत बड़ी बात की, तो रास्ता रुका था, तो पता लगा कि वो जनाब वो कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही है। तो जब हमें पता लगा, पहले वो मोटरसाइकिल वाला गुजरा, ये वो फिर एक गाड़ी, पता चला डिप्टी कमिश्नर साहब जा रहे हैं। तो मेरे साथ जो सरदार था ना हमारा, मैंने उसको कहा, मैं कहा यार हम तो तुम्हारे हमसाए हैं, हमारे यहाँ तो ये फ़र्क है, वहाँ तो हमने डिप्टी कमिश्नर को सीधा कर दिया। तो पता उसने क्या कहा? उसने कहा तुम्हारे यहाँ जुल्फकार अली भुट्टो आया था, हमारे यहाँ नहीं आया। भुट्टो ने वो जो आकड़ थी ना अंग्रेजी ब्यूरोक्रेसी वाली, वो भुट्टो ने पन दी थी। भुट्टो ने 313 निकाले, ये किया वो किया। भुट्टो ने एक ज़माना ले आया था भुट्टो की, उसमें जो एमपीए या एमएनए होता था ना पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन बड़ा मशहूर था पीपल्स पार्टी का। कोई बंदे को मसला हुआ एसडीओ से, डिप्टी, वो कहते चलो जी मेरे से चले कमिश्नर के दफ्तर में चले, चलो जी एसडीओ के दफ्तर। तो भुट्टो ने एक अवामीपन, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, भुट्टो ने वाकई वो करिश्मा गलत लफ्ज़ है, दहशत, जो रियासती इदारों की दहशत ही भुट्टो ने तोड़ी थी। मैं ये कह रहा हूँ। अब जो होता है, अब इस तरह नहीं होता डिप्टी कमिश्नर जाके वो उठा के लाए, मारे जाके, अब वो रात को 12 बजे उसको गाड़ी से उठा लेता, वो नामालूम हो जाता है। ये फर्क है। लेकिन तारीख तो हमारे सामने है ना मलिक साहब, जो बंदा औखा होता है, तारीख तो हमारे सामने है ना, तारीख से तो हमने सबक ना सीखा नहीं। कहाँ सबक सीखा हमने? मुझे बताए ना कि आज भी हम वहीं खड़े, आज सिर्फ चेहरे बदल गए, ठीक है, कैरेक्टर्स वही हैं, और ताकत की और अवाम के दरमियान जो खलीज है वो वही कायम है। इन सियासतदानों में से अगर आप किसी को क्रेडिट देना चाहें या आप मैच करना चाहें, मैंने तो दे दिया है, पहले जवाब में आपको दे दिया है। मैं कह चुका, मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, एक मिनट ठहर जाए, मैं किस सेंस में कह रहा हूँ। देखें, उस दौर में जो जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ इत्तेहाद बना था, उसका नाम था कौमी इत्तेहाद, पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA। उसमें कौन कौन थे? फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब थे, जो पेश थे, क्या कहते हैं, वली खान साहब थे, असगर खान थे, जमात इस्लामी थी। फिर उसके बाद जनाब अली ज़ियाउल हक, सरदार कयूम थे। आज कौन है? फजलुर रहमान साहब के बेटे भी हैं, वली खान साहब की औलाद भी मौजूद है, ज़ियाउल हक साहब की रूहानी औलाद भी मौजूद है, ठीक है। जमात इस्लामी का दोनों साइड पे खेलती है, तो कभी कुछ करती है, ठीक है। तो और एक बंदे के खिलाफ उस टाइम भी इनके साथ सिस्टम खड़ा था, ठीक है, आज भी इन सब के साथ सिस्टम खड़ा हुआ है। उस टाइम भी एक बंदा जो था वो सूली के गिर्द घूम रही थी, सूली उसके गिर्द आज भी घूम रही है। तो ये काट रहा था, सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। उस टाइम जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ उलमा ने कहा कि ये शराब है और यूं और वो, आज आप इद्दत के ऊपर वही काम करते हैं, ठीक है। सबसे बढ़कर अवाम का सपोर्ट उस वक्त भी उनके लिए था, आज भी अवाम का सपोर्ट उनके लिए। मलिक साहब नहीं एग्री करते इस बात से। इसी के साथ मुझे ब्रेक भी अनाउंस करनी है, वेरी क्विक रिस्पॉन्स। देखें, इमरान इज नो मैच टू भुट्टो।
کمیونیکیٹر تھا, اس کا ایک فکرہ تھا طاقت کا سرچشمہ وہاں میں, دوسرا تھا روٹی کپڑا مکان. خان صاحب ہمارے جو ڈارلنگ ہیں, چائنا جاتے ہیں تو ان کو سوشلزم سے پیار ہو جاتا ہے, یہاں پہ کہتے ہیں میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے, جو مدینہ کا ولی آتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے یورپ بننا ہے. اچھا وہ ایران جاتے تو ایران کے خان کا مجھے کبھی کنسسٹنسی نظر نہیں آئی. بھٹو نے ایک لفظ ایجاد کیا روٹی کپڑا مکان, وہ قبروں میں چلا گیا, 45 سال اس کو مرے ہو گئے ہیں, وہ لفظ آج بھی زندہ ہے. دو لفظ اتنے خوبصورت دو لفظ ہیں, میں اپنی پوری زندگی کی سب سے بڑی جو خوبصورت پولیٹیکل 2 ورڈز ہیں وہ یہ ہیں, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور روٹی کپڑا مکان. دنیا کا سب سے مختصر اور جامع منشور جو ہے نا وہ یہی ہے, روٹی کپڑا اور بھٹو کا متبادل دنیا کا سب سے جامع مختصر اور کمپریہنسو منشور, ایک انچ نہیں آگے گیا پاکستان. بالکل ٹھیک ہے, مجھے یہیں سے بریک اناؤنس کرنا ہے. بریک سے واپس آنے کا ہم ملک معاشی کردار ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف جنہوں نے خبردار کر دیا ہے کہ IMF پروگرام کے لیے شرائط آسان نہیں ہوں گی. شاید یہی پاکستان کا بچہ جانتا ہے, کیونکہ مہنگائی کی چکی میں تو پاکستان کی عوام پس رہی ہے. یہ غریب طبقہ ہی ہے جو آئے روز گیس, پانی, بجلی, ان تمام چیزوں کے بل ادا کر کے تھک جاتا ہے, لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں معاشی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. رانا صاحب سب سے پہلے میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں, اگلے 5 سالوں میں $120 ارب آئیں گے کہاں سے, کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے 5 سالوں کے لیے. سب سے پہلے تو بات یہ کہ جو ورلڈ بینک کی ایک نئی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 1 کروڑ افراد مزید خط غربت سے نیچے چلے گئے اور بے روزگار ہو گئے 80 لاکھ. 80 لاکھ. اچھا اب آپ ایک بات کو سمجھیں, معاشروں کے اندر یہ ملک اکانومی کو مجھ سے زیادہ اچھی سمجھتا ہے, شاید زیادہ بہتر اس کو وہ کر سکے, میں ایک بیلنس ہوتا ہے غریب امیر اور اس کے درمیان ہوتا ہے مڈل کلاس, ٹھیک ہے نا. اب وہ تیزی سے مڈل کلاس غریب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی قوت خرید, اس کی کمائی, پر کیپٹا انکم, یہ وہ سارا کچھ ڈکلائن کا شکار ہے, اور یہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. مڈل کلاس اگر ختم ہو جائے تو یہ ایک اچھی علامت نہیں ہوتی. اب دوسری طرف آ جائیں, ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ہمیں مانگ تانگ کے اور وہ اٹھا کے کشکول اس میں بھیک مانگتے رہے, اور کتنی شرم کا مقام ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ اب میں جہاں کہیں جاتا ہوں نا تو میرے ہاتھ میں کشکول نہ بھی ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے بغل میں دبایا ہوا ہے. یعنی ہمارے پہ ٹھپا لگا دیا آپ لوگوں نے کہ ہم فقیر ہیں. آپ لوگوں نے پوری دنیا میں ثابت کر دیا کہ ہم مانگنے والے بھکاری لوگ ہیں. میں دیکھیں ایک صحافی کے طور پہ کوئی لائن لیتا ہوں, یہ بات کرتا ہوں, اگر کوئی شخص اس میں ایک ایسا کھڑا ہو جو کہے کہ یار ٹھیک ہے ایک دفعہ بھوکے مر جائیں تو شاید ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ غیرت سے اور عزت سے سر اٹھا کے جی سکے, آپ اسے کچل دیتے, کیونکہ آپ کے مفادات اسٹیک بہت زیادہ ہیں اس سوسائٹی سے نا. آپ کے باہر بزنس ہے, آپ کی کوٹھیاں ہیں, آپ کے فلیٹس ہیں, آپ کے پیسے باہر ہیں. یہ 190 بلین پاؤنڈ جو آئے تھے, ارب آئے تھے, یہ کون سے پیسے تھے, یہ کس کے تھے؟ ملک ریاض نے یہ پیسے زمین کے کس سے لیے تھے؟ حسن حسین صاحب سے لیے تھے. کوئی نہیں بات کرتا اس پہ کہ یہ کہاں سے آگے, ٹھیک ہے, فلیٹس کہاں سے آگے. میں جو بات آپ سے بار بار کرتا ہوں نا, مجھے اکانومی کا نہیں پتا, قسم سے مجھے نہیں پتا, لیکن میں خدا کو گواہ کر کے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا. اللہ کی قسم, گھر سے نکلتے ہوئے اور دفتر آتے ہوئے ایسے ایسے چہرے, ایسی خواتین سڑکوں کے اوپر کھڑی بھیک مانگ رہی ہیں کہ جن کو دیکھ کے میں شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ یار یہ عورتیں, ہماری مائیں بہنیں آج اس سطح پہ آ گئی کہ سڑکوں پہ کھڑی ہو کے نقاب لگا کے اپنی چھوٹی بیٹیوں کو گود میں لے کے یا نیچے زمین پہ لٹا کے بھیک مانگ رہی ہیں. آپ اس ملک کے حکمران ہو, تمہارے کتے ہم سے بہتر کھاتے ہیں, تم نے جو جانور پالے ہوتے ہیں وہ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ عید آ گئی ہے, جائیں چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں لوگوں کے چہرے, بازاروں کے اندر اڑے بھی ماؤں کے چہرے, وہ اپنے بچوں کو نہیں دلا سکتے کپڑے, وہ نہیں کرا سکتے شاپنگ. آپ پتہ نہیں کہاں کی ریاست, ہم نے ریاست کے لیے سیاست قربان کی, یہ قربان کیا تم نے.
पहले 17 माह तुमने हमारा बेड़ा गर्क किया, फिर तुम बेड़ा गर्क कर रहे हो, और मुझे अफसोस इस सिस्टम के ऊपर है। आपको इमरान खान कबूल नहीं ना करे, कोई अवाम में से तो लोग ले आओ यार, जो अवामी चेहरे वाले हो, जो अवाम को समझते हो, उन्हीं लोगों को ले आओ। इसहाक डार, क्या किया इसहाक डार ने पिछले 35 साल से पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ? शहबाज शरीफ क्या किया पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ? मुझे नहीं पता। अदालतें क्यों नहीं जवाब देती? आज आप जो बातें कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, मलिक का भी मैं 1-2 मिनट फालतू ले रहा हूं, काजी साहब और बाकी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट बताएं ना कि 16 अरब रुपए की फर्द जुर्म लगनी थी, कहां चली गई वो अदालतें? कहां हैं? इंसाफ कहां है? दे दे इमरान खान को फांसी, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको भी तो पकड़े। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का फर्द जुर्म लगनी थी, आज तक नहीं लगी, तो अदालतें सो गई। आप आज लार्जर बेंच बना लें, फुल बेंच बना लें, बना के कहें जी यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो। ओ भाई, पहले अपने बुक्कल के चोरों को तो देख लो, मंजी थल्ले डांग तो फेर लो। आप खुद क्या कर रहे हैं? कैसे आप इंसाफ को बेच रहे हैं? आप बना लें। तो ये मेरा इकोनॉमी का, मैं आपको सिंपल ये बताऊं, ये जो आप कह रही है ना, हम कर्जों की दलदल में धंस नहीं गए, हम बस वेंटिलेटर पे, और हमारी सांसें बस किसी तरह चल रही हैं, ये अल्लाह का करम है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा ना, दिवालिया हो चुका मुल्क। ख्वाजा आसिफ साहब की तो मैं किसी बात को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उनकी बात को सिर्फ वो जो जनरल बाजवा साहब थे ना, हम वेंटिलेटर पे हैं, हम तो इस तरह की बातें कर ही नहीं सकते, एब्सोल्युटली नॉट, या हम तो खुददार कौम बन ही नहीं सकते, हम तो सर उठाकर जी ही नहीं सकते। मलिक साहब, आप ही की तरफ आऊंगी। 5 साल मुल्क को मुआशी गर्दाब से निकालने के लिए 120 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, याद रखिएगा। कोई हमें नई इमदाद देने के लिए तैयार, आंखें नहीं चुरा सकते हैं। मलक के दोस्त हैं 1-2 खलीज चलो, वो तो मैं आधे पैसे ये आधे अब्दुर्रहमान से दे देंगे, ऐसा अगर हम चाहें तो। आहा चीमा के बच्चों को भी हम ही अपने तनख्वाहों से देंगे, मैं दे दूंगा, ये कर्जा भी। देखो, बात है बड़ी सादा सी। हमने अगर लफाजी से दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन को हमें बातों में घुमाना है, तो उसमें तो मैं किसी को नहीं रोक सकता। सिंपल सी बात है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है? डॉलर की कमी किस चीज़ की? डॉलर की। वो क्यों ज़रूरत है? इसलिए कि हम पेट्रोल जो है, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन जो भी गाड़ी, मोटरसाइकिल, बस चलाती है, उसके लिए आपने पेट्रोल लेना है। फिर आपने दुनिया की लग्जरी आपने रखी है, दुनिया की सबसे, ये कोई कहेगा ना दिमाग ख़राब जिस मुल्क है वो पाकिस्तान होगा। पूछे क्यों? वो इसलिए जो तेल से, डॉलर से खरीद के पेट्रोल से बिजली बनाता है। तो हमने 2 इतने बड़े बम रखे हुए हैं अपने अंदर, यानी कि आप समझ लें कि आपने मेरी एक आंख यूँ बंद की है, क्यों? ये मैंने पेट्रोल भी डॉलर से लेना है, और मैंने अपना बिजली भी डॉलर से बनानी है। और तीसरी भी खबर सुन लें, मैंने चाय भी डॉलर से लेनी है। मैंने जो हम बनास्पति घी जिसको बोलते हैं, वो भी पाम ऑयल भी हमने मलेशिया से डॉलर से देना है। वो भी तो ममालिक है ना जो कचरे से बिजली प्रोड्यूस करते हैं। कितना सिंपल है, मैं आपको इस तरह कभी बताएं, दालें भी डॉलर से, हम ये और हम ज़राई मुल्क हैं। कोई बहस असल बात पे नहीं हमारे, हम बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इमरान और नवाज शरीफ वो ये भुट्टो का जोड़ नहीं है, ये रोटी का बड़ा इनको बात ही असल नहीं करते। असल बात ये है कि अगर आपने इस दुनिया में जिंदा रहना है तो आपने चीज़ें बाहर से खरीदनी है, तो वो आपने खरीदना है डॉलर में। अब सवाल ये है कि हमारे पास डॉलर क्यों नहीं है? हमारे पास डॉलर इसलिए नहीं है कि हम दुनिया को कुछ बेचते नहीं है जो हमें डॉलर मिले। ये लड़ाई है सबसे बड़ी। इसीलिए हम जब डॉलरों में चीज़ें, अब कोई हुकूमत कर सकती है जनाब, आपको पता है ये गैस की जो लोड शेडिंग क्यों हो रही है, ये भी इसके पीछे भी डॉलर है, क्योंकि आपने गैस भी बाहर से डॉलर नहीं। तो फिर आटा कैसे किल्लत हो जाती है, चीनी की कैसे किल्लत हो जाती है? ये माफिया क्या करता है? माफिया नहीं करता, ये हुकूमत का, ये पाकिस्तान का निज़ाम चलता है उधार पे। सिंपल मैं आपको बता दूं। और उनके पास तीन उनके पास ना डंडे हैं, सोटे हैं। वो मेरे लिए, राना के लिए, आपके लिए। वो क्या है? ये हमारे भाइयों के लिए। वो है पेट्रोल है, गैस है, वो आपको टैक्स लगा के वहाँ से। और दुनिया में जो एक पूरी दुनिया में जो सिविलाइजेशन है उसमें कहते हैं कि आप इनकम पे टैक्स करते हैं, जो अमीर ज़्यादा उन पर डायरेक्ट टैक्स कर दें, गरीबों को कम दें। पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी अगर मलिक रियाज है या मियाँ मनशा है ना, जब वो 100 रुपये का कार्ड पड़वाता है टेलीफोन में, वो सबसे अमीर आदमी, तो वो तकरीबन 45 रुपये देता है। ये इस दफ्तर का सबसे गरीब आदमी जिसकी 12,000 तरह, वो भी 45 देता है। ये सारी रियासत, क्लासिफिकेशन गलत है। ये रियासत डाका मारी है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ? पेट्रोल आप लेते हैं, पैसे दे देते हैं, बिजली का बिल आप देते हैं, गैस देते हैं। ये जो 120 साल का मंसूबा है ना, ये आपका खून चूसने का मंसूबा है। आपसे इसी तरह इन्होंने पैसे लेने हैं, मुल्क इन्होंने उधार से चलाना है, और हमारे आने वाले बच्चे यही मजीद महंगा होने जा रहा है बिजली, गैस, पेट्रोल। PIA की निष्कारी का इन्होंने कहा जी शेड्यूल पर मुकम्मल दरामद होगा। इसको वो लोग खरीद रहे हैं जिनको PIA नहीं बनाया था, ठीक है ना। आज हम इस वक्त वो आगे के हम PIA नहीं चला सकते। हाँ जी। अच्छा, नहीं चलाना एक बात है, ठीक है। अब हम अपने एयरपोर्ट भी आउटसोर्स कर रहे हैं।
हाँ जी। हमने मलिक साहब आउटसोर्स नाम कर चुके हैं, इंग्लिश में नाम दे दिया, कर चुके हैं, जिसका मकसद ये है, मतलब होता है कि हमने अपने एयरपोर्ट्स जो है ना वो गैर मुल्कियों को के हवाले कर दिए और गिरवी रखवा दिए। नहीं उनके हवाले कर दिए। अच्छा, ठीक है। हाँ? अब वो अपनी मर्जी करेंगे वहां पे एयरपोर्ट्स पे। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट के में दाखिल होऊंगा तो फिर मैं एक गैर मुल्की कंपनी या इदारे के सामने जवाब दूंगा। जबरदस्त। ठीक है ना, मैं फिर अब पाकिस्तानी नहीं रहा, मैं जैसे यूरोप में खड़ा हूं वैसे वहां खड़ा हूं। ठीक है। क्या हम, सवाल मेरा ये है, इतने नाहल लोग हैं कि हम अपने जो PIA का तो बेड़ा गर्क कर दिया, 500 अरब रुपए PIA के ऊपर कर्जा है। वो कर्जा किसने चढ़ाया? कौन सी जमातें थी जिन्होंने अपने बंदों को भर्ती करवाया वहां पे? और एक एक फ्लाइट के ऊपर 40 50 लोगों को तनख्वाहें दिलवाई। ठीक है। हम कितने फख्र से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर चीन ने उसका मुकम्मल इंतजाम संभाल लिया। हम किस काबिल है फिर? हमने किस चीज का इंतजाम संभालना है? कशकोल का? हमने कशकोल का इंतजाम संभालने के हमारे जिम्मे कशकोल पकड़ के रहना। खेती बाड़ी। एक बंदा ना कहता है यार मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि अल्लाह मियां मुझे ना तू बस बहुत अमीर कर दे। उसने कहा फिर तू क्या करेगा? कहता मैं एक बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाऊंगा संगमरमर की। कहता मैं फिर उसके सामने बैठ के भीख मांगा करूंगा, किसी को नहीं बैठने दूंगा। हम हर दफा संगमरमर की मस्जिद बना के कहते हैं हमने भीख मांगनी। और भाई हम खुद क्यों नहीं अपने एयरपोर्ट संभाल सकते? हम ग्वादर का इंतजाम खुद क्यों नहीं संभाल सकते? इतने नैले कि हम ये चीजें नहीं संभाल सकते। मलिक साहब हम नहीं संभाल सकते। वो तो क्या पाकिस्तान को भी आउटसोर्स कर दें? नहीं हम नहीं संभाल सकते। कोई एयरपोर्टें हम नहीं चला सकते, ग्वादर हम नहीं चला सकते। पहले इससे पहले सिंगापुर को दिया, वापस लेके चाइना को दी। अभी अब समझ नहीं आ रही अब किसको देनी, कभी सऊदी अरब को वगैरह। मैं PIA की आपको खबर देता चलूँ। PIA का पता क्या चक्कर था? PIA का चक्कर था कि आपने जब PIA किसी को बेच रहा है ना तो उसके से 900 अरब रुपए की लाइबिलिटीज थी, उसके कर्जे थे, तो इसीलिए ये बिकता नहीं था। देखो हमारी हुकूमत ने कैसा काम किया, किसी को पता ही नहीं चला। इन्होंने जो 900 अरब रुपए का कर्जा था ना किसी कंपनी को दे दिया अब, और लिख के ना कागज में बता दिया, देखे जी नाम ने किसी का लेना ना देना 0 मीटर कर दिया। समझ आई मेरी बात? कोई इसीलिए PIA नहीं बिक रही थी। अगर ये PIA के सारे जहाज सारा कुछ आप किसी को देते ना, दुनिया के किसी सरमायादार को, तो उसने कहना था भाजी वो 900 अरब रुपए का क्या करना है। तो इन्होंने अब हमारी हुकूमत ने ये चालाकी की है कि वो 900 अरब एक कंपनी को लाइबिलिटी बना के ना उससे निकाल दिया। जिस तरह मैं PIA हूँ तो आपका जी PIA ने राना कहता जी वो मैंने 9000 जो अरब है ना वो राना अदा करेगा। तो इस तरह हमने जैली फार्मूला लगा के ना अपनी बैलेंस शीट जीरो किया ताकि ये बिक जाए। और 3 मुल्क है वो राना ने बड़ा खूबसूरत आगाज किया कि जिनको हमने तरबियत दी। माल्टा एयर PIA ने बनाई, एमरेट्स एयर की जो पीछे डिज़ाइन था वो PIA ने किया। तो इस वक्त सऊदी अरेबिया, कतर और UAE ये 3 एयरलाइन जो है वो इसको खरीदने हमने अपने तैयारी दी है उन्हें। और ये एक्सपर्ट जो हैं दुनिया के दुख और तकलीफ वन मोर थिंग दुनिया के जो एविएशन के एक्सपर्ट है ना 50-60s में उनका ख्याल था कि जो वर्ल्ड मैप है उसमें कराची दुनिया की डार्लिंग है। वो पूछे क्यों? क्योंकि कराची के ईस्ट में इंडिया है 1 अरब, कराची के ईस्ट में है चाइना 1.5 अरब, और जो यूरोप है वहाँ से जाना है। तो जो लॉजिकली दुनिया की जो एविएशन की डार्लिंग बनती थी ना जिसके बगैर आप कहीं जा ही नहीं सकते थे वो कराची था। और हमने कमाल कर दिया, अपने सारे जो अमेरिका के भी रास्ते बंद कर दिए, यूरोप के भी रास्ते बंद कर दिए। अब अरब कहते हैं हम आगे ये जहाज आपसे लेंगे, और वो अरब वाले अमरीका जाएगा राना, इसका आपका भाई बेटा जाएगा वो लेके हो जाएगी। हुकूमत को नहीं समझ आ रही, हुकूमत मैनेज नहीं कर पा रही, मौशी गर्दाब से निकलना कैसे है, हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मईशत का रोड मैप था नवाज शरीफ साहब के पास, अब वही बैकफुट पर है। हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। अब चूंकि छोटे भाई के पास हुकूमत है, अब क्या किया जा सकता है? हुकूमत के अंदर ही, नूली के अंदर ही अपनी एक जंग छिड़ी हुई है। ग्रैंड अलायंस इससे फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है ईद के बाद अगर एहतजाज संगीन शक्ल इख्तियार कर जाए तो। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी सियासी के वो हुकूमत का तख्ता उल्ट दे। देखिए इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा एहसान जो बाजवा साहब ने किया वो ये था कि उनके खिलाफ अदम एतमाद प्लान करके दी। अदरवाइज तो इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके थे उस टाइम, और उसके बाद फिर पॉपुलैरिटी पकड़ी नहीं गई। ठीक है, तो ये पागल है कि हुकूमत का तख्ता उल्टा दें। ये तो चाहेंगे कि ये एक्सपोज हो। मियां नवाज शरीफ साहब तो अपनी इनिंग खेल चुके। जो वो फार्मूला लेके आए थे, जो बाकी ये लोग कहते थे कि एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था उन दिनों के, पाकिस्तान के मसाइल की कुंजी नवाज शरीफ के पास है। तो अगर वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो वो कुंजी पाकिस्तान को दे दें, अपने पास ना रखें ना। अगर उनके पास कोई कुंजी है
तो पाकिस्तान को दे दें ताकि पाकिस्तान मसाइल से निकल आए। यहाँ पे अब फिर कोशिश हो रही है कि साग डार साहब को किसी तरह वजीर खजाना बना दिया जाए। हाँ जी, ठीक है, इन सब का फोकस ही सिर्फ इतना है। हाँ जी, मुझे नहीं पता कि खजाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है वो इन हुक्मरानों की, आखिर ऐसे क्या चीज है उसमें जो वो कहते हैं कि हमें वजारत खारजा नहीं चाहिए, हमें कुछ मैं बता दूं, राना बेचारा गुमशुदा हो गया, पैसा है, डॉलर है, रुपए है, वजारत खजाना में आखिर ऐसी क्या चीज है? और ये पहली दफा हुआ है। वैसे ट्रेडिशन थी, हर हुकूमत आके कहती थी खजाना खाली है, इस बार ये कह भी नहीं सकते कि अगर खजाना खाली है तो लोग कहेंगे कि फिर तुसी ते कीता है और किसने किया खजाना खाली। सो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि देखें, कर्ज मांग मांग के कर्ज की पीते थे मैं, और ये समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती, एक दिन नहीं लाएगी। जब तक हम आउट ऑफ द बॉक्स फैसले नहीं करेंगे, जब तक हम अपना कशकोल नहीं तोड़ेंगे, और जब तक हम अवाम को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। अगर आपसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, फार्म 47 बड़ा संभाल रहे हैं आप। नहीं तो शहबाज शरीफ ने कहा है कि अब मिलकर साथ चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं ना कि मैं कुछ चीज मलक के गिलास सारे चुके अपने पास रख लूं और फिर मैं मलक से कहूं मलक यार आधो में डाल के बैठ जाइए। भाई मलक के गिलास वापस करें ना, जो अवामी मैंडेट है उनको वापस दें। उसके बाद आप उनसे कहें कि जी आपके पास मैंडेट है, आए अब हम अपोजिशन में, हम आपके साथ मिलके बैठ के कुछ करते हैं, ठीक है ना। आप फॉर्म 47 जेब में रख के समझें कि जी अब आप वो गए, इस तरह नहीं होता। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अमीर आदमी की रिक्वेस्ट है तुम्हारी, ये कोई कैमरे कुमरे जो सिटी वाले कैमरे होते हैं वो तो ठीक करा दी, वो पोस्ट ऑफिस में जो गए हैं वो कैमरे खराब थे, वो सीसीटीवी। हाँ, मैं को राने के पास बड़े पैसे हैं, कैमरे तो ठीक करा दिए। वो देखे मैं आपको बताऊं जो पंजाब पता ही नहीं चला खाद किसने डाला, वो अब तलाश चल गई है ना, लेकिन तहकीकात की बात शहबाज शरीफ ने कर दी है। उन्होंने कहा कि हम तहकीकात कराएंगे, वज़ीर आज़म साहब ने कहा वहां पे कैमरे खराब थे। मैं राने से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यकीन दहानी वज़ीर आज़म साहब ने करा दी, हो सकता है नहीं, लेकिन कहीं से कोई टर्निंग पॉइंट हो। नहीं यार राना ये कैमरे तो हमेशा उल्टी बात करता है, तो वो भी ये कहता है जी फुटेज इस तरह नहीं जानी चाहिए थी, ये वो। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हम इसकी तहकीकात कराएंगे, तो कैमरे किसने खराब किए हैं? कैमरे किसने खराब किए? बात ये है, मुझे समझ ही नहीं आ रही वो क्या करेंगे कैमरे। असल चीज ये है कि मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि मुझे यकीन करे ना इंथराक से दिलचस्पी ना खतूत से दिलचस्पी। अच्छा, हाँ मुझे तो मुझे नहीं इससे फर्क पड़ रहा। मुझे ये था कि यार सीसीटीवी में रेशम की शक्ल नजर आएगी, रेशमा की शक्ल नजर आएगी, ठीक है ना। मैं कह रहा था मैं भी देखूं कि रेशमा कैसी होती है, ठीक है ना, गुलशाद बेगम जो है वो कैसी होती है। तो वो आशिका ने सोना मुखड़ा लुकान ली, सजना ने बुआ के चिकतान ली। अब वो चिकतान ली, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें कि ना रेशमा देख सकेंगे ना गुलशाद देख सकेंगे। खातून इतनी जुर्रत कर सकती है जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के घर में इस तरह से एंथ्रेक्स पाउडर नहीं कर सकती भी? खातून अगर हमारे यहाँ सीएम पंजाब बन सकती हैं, खातून अगर हमारे यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकती हैं, तो वो खात क्यों नहीं लिख सकती भी? दुनिया में सारा जो इश्क हुआ है, तुम तो मॉडर्न लोगों ईमेल पे हो, जो पुराना सारा रोमांस हुआ है खतों पे, तो वो भी वो खवातीन में मर्दी लिखती है। नहीं देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खवातीन चला रही है ना, मरियम साहिबा उनके साथ मरियम औरंगजेब हैं और 3-4 खवातीन है, वो मिलकर हुकूमत चला ही रही है ना। बल्कि छोटी सी खबर भी आपको दूं, पीपल्स पार्टी वाले कंसीडर कर रहे हैं मिसेस जो हमारी वजीर खारजा थी ना, मिसेस खार हिना रबानी, उनको कंसीडर कर रहे हैं गवर्नर पंजाब, वो अपना मुकाबला करने लगी है पीपल्स पार्टी। अगर नून हाँ मैं आपको खबर दे रहा हूँ, वो ये जंग फाइनल नहीं हुई, अभी 3 मर्द है मगर एक औरत भी चली गई है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तो सही है ना, औरतों का मुकाबला कर सकती है, मर्दों में इतनी हिम्मत जरूरत नहीं। पार्टी ने भी खवातीन को कि आप सबकी खवातीन एक साइड पे हम इकट्ठी कर दें, हमारी खातून फिरदौस आशिक अवान कल ही काफ़ी है वजन वो आपके, लेकिन वो उनका कोई बन नहीं पा रहा कहीं एडजस्टमेंट ना। अच्छा। तो उनका वो कह रहे हैं कि हमारी भी एक खातून है जो 100 खातून पे भारी हैं, तो वो लेकिन कोई उनके लिए अभी पोर्टफोलियो वो मर्दों को थप्पड़ लगा सकती है, पुलिस इंस्पेक्टर्स को थप्पड़ लगा सकते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते आप राना साहब। चले मुझे ग्रैंड अलायंस पर भी बात करने दीजिए कि जो ग्रैंड अलायंस की तरफ अब बात चल पड़ी है, ये तो बात अब ज़ाहिरा रुकने वाली नहीं है, थमने वाला नहीं है ये मैटर। और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रज़ा साहब की भी कल हमने गुफ्तगू सुनी है, काफ़ी संजीदगी से आखिरी कुछ लम्हों में उन्होंने किस तरह से सरफराज शीमा के लिए एक खबर दी, दुख और अफसोस के साथ। तो ये तो अब मामला रुकने वाला नहीं है, हुकूमत से तो मैनेज नहीं होगा, जाहिर है जो हालात है। ग्रैंड अलायंस मींस मौलाना फजल रहमान भी हो सकते हैं इसमें शामिल। एक मिनट चाहूँगा मैं आउट ऑफ द वे आपसे लेने का,
देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने बारहा ये कहा और वो ऐसा हुआ भी कि हमारे दौर में कोई एक सियासी कैदी नहीं था, ना अब हम होने देंगे। ठीक है, मैं उनसे सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वो लीडरशिप जो सियासी है और सियासी बुनियादों पे जेलों में कैद है उनको तो करें ना। और पर्सनली उमर सरफराज चीमा के लिए रियासत थोड़ी सी नरमी दिखाए। वो पाकिस्तान के गवर्नर भी रहे हैं, उन पे करप्शन का 1% का कभी इल्जाम नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा रहम का मुजाहरा किया जाए और उमर चीमा को इलाज मुआवजे की सहूलत दी जाए, क्योंकि ये बड़ा दुख वाला मुकाम है कि उमर चीमा एक आदमी जो पॉलिटिकल किसी उसमें अंदर है, तो मेरा ख्याल 9 मई में बराह रास्त उनका कहीं शायद ऐसा नाम भी नहीं है जो मैंने पढ़ा है। तो इस तरह अगर वो व्हील चेयर पे आगे है, बाजू दोनों उनके नकार हो गए, तो इतना खौफनाक इंतकाम नहीं लेना चाहिए रियासत को। इससे पहले क्या इस तरह का इंतकाम, खौफनाक इंतकाम लिया गया किसी सियासी जमात से? नहीं, अब अभी आज जो हमने शुरू किया, गाजी हमने भुट्टो की उसकी हैंगिंग से किया, फांसी से किया। आप तो पैरालाइज की बात करें, 2.5 साल कोआल कोठरी में रहा, कौन रहा है जो इस्लामी समिट का चेयरमैन था? मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख का पहला वजीर आज़म है जो अच्छा फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अगर भुट्टो की मैं तारीफें शुरू कर दूं तो उसको आपने काल कोठरी में रख दिया। तो उनकी बेटी, उनकी अहलिया, जिस तरह से उन्होंने, मैं तो पहले भी जो बात आपने की थी, मेरा तो पहले भी यही पॉइंट था, बल्कि आज मैंने अपना एक पोस्ट भी लिखी है। मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीख लेता हूँ कभी कभी रहने से। मैंने लिखा कि भुट्टो लिव्स, ज़िया रूल्स। तो सिस्टम तो वही है, ज़िया तो वही का वही है, भुट्टो चला गया। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हाफिज़ नईमुर रहमान में भी जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर छठे मुंतखब हो चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे, ग्रैंड अलायंस के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और कहा यही जा रहा है कि जो ग्रैंड अलायंस है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा और एहतजाज किया जाएगा। ईद के बाद ये एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। ये ग्रैंड अलायंस जिसमें तमाम ही सियासी जमातें शामिल हैं, सिवाय पीपल्स पार्टी नून लीग और MQM के। और तहरीके इंसाफ ने ईद के बाद, फ़ौरन बाद ईद के, एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और ये लॉन्ग मार्च में भी तब्दील हो सकता है। मलिक साहब, आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, सियासी बेयकीनी और तकसीम की इस कशमकश में ये ग्रैंड अलायंस किस हद तक कामयाब देख रहे हैं आप? देखिए, PTI के जो इनसाइड के लोग हैं उनकी बात में वज़न है। जो मैंने इन्फॉर्मेशन उनसे ली है, वो कह रहे थे कि जो भी हमने IMF की बात की है, $1.1 बिलियन का ना एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पैसे भी हमें मिल रहे हैं। अच्छा। आगे फिर हम जा रहे हैं $8 अरब लेने। तो इसका मतलब है कि महंगाई आपके सर पे खड़ी है और अब देख आपको नजर है। और वो समझते हैं कि हालात खुद बहुत हमारे हक में जा रहे हैं, क्योंकि लोग अगर पोलिटिकली नहीं भी सड़कों पर आते तो महंगाई की वजह से तो आएंगे। अब इसके लिए जो 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ आ रही है कि अफजल मरवत को आपको रेफरेंस देता हूँ, वो एक नया फिलॉसफी लेके आया। वो कह रहा है जी 30,000 हमें नौजवान तगड़े, लफ्ज़ पंजाबी का पता नहीं वो कहाँ से एक आप यूज़ करते रहते हैं, तगड़े हमें 30,000 नौजवान चाहिए, हम इस्लामाबाद धरना देंगे। मतलब ये है कि मार कुटाई के लिए, हम पुलिस से मार करने के लिए तैयार है। ये उनका पॉइंट है। दूसरा, PTI में जो आज मुझे चेंज नजर आई है वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि खान साहब की खूबी है कि वो पहले गलती करते हैं और फिर 6 महीने का समझ लेते हैं। मतलब उन्होंने 6 महीने में पार्टी को टोटल लवारस कर दिया था। खोसा नजर आ रहा है, अपना अली जफर नजर आ रहा है, अपना हर वक्त नजर आ रहे हैं। आज अकल आ गई है, फिर मगर आती है अकल, मगर लेट आती है। हाँ साहब की ये खूबी है। तो आज उन्होंने 2 काम परसों से कर दिए। उन्होंने जी उमैर नियाजी, वो भी बरिस्टर है, उन्होंने उसको कहा वो भी तर्जुमान नहीं, मरवत भी तर्जुमान नहीं। खोसा साहब तो पहले लगा, मुझे लगा वो रिटायर हो गए हुए MNA बन के, गुम ही हो गए, पहले बड़े बयान आते। तो खां के साथ अगर आप देखेगा, एकदम एक बंदा आता है, एकदम चढ़ेगा, फिर एकदम गुम ही हो जाता है। अब खां ने एकदम उमैर नियाजी को चढ़ाया, फिर फारूक, मरवत चढ़ाया, फारूक। आज थोड़ी सी जो मुझे सैनिटी की नजर आई है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली नवाज अपना शिबली फराज खड़ा है, उमर अयूब खड़ा है, तो वो पॉलिटिकल फेस वापस लाए हैं। कैसर आया वापस, तो उन्होंने ये समझ लिया कि हमने पॉलिटिकल लोगों से पॉलिटिकल लैंग्वेज से बात करनी है। और पॉलिटिकली मुझे लगता है कि PTI ऑर्गेनाइज्ड हो रही है और उसके साथ वो अग्रेशन जोड़ रहे हैं मरवत टाइप बंदे का, और फेसेस उन्होंने वुकला को खत्म करके पॉलिटिकल फेसेस ला रहे हैं, क्योंकि हालात उनके हक में। ये प्रेडिक्शन वही राना साहब वाली के अलीमा खान साहिबा जो है उसको लीड करेंगी। देखें, बात ये है कि अलीमा साहिबा लीड नहीं करेंगी, क्योंकि जो ये पॉलिटिकल फेसेस हैं ये कहीं नहीं चाहते कि अलीमा साहिबा फ्रंट फुट पे आए। अच्छा।
दूसरा ये कि समहाउ मेरा ख्याल है कि इमरान खान भी पॉलिटिकल लड़ना चाह रहे हैं। अच्छा। लेकिन अलीमा खान, अब आप ज़रा बात को समझें कि अगर शिबली फराज साहब एक जानिब खड़े हों और एक जानिब अलीमा खान खड़ी हों, तो जो वर्कर है ना उसकी वाबस्तगी अलीमा खान से ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इमरान खान की बहन है और उनकी इस वजह से मोहब्बत का अंसर आम आदमी के दिल में उनके लिए ज्यादा पैदा होगा। और मेरा ये यकीन है कि शिबली फराज बदल सकते हैं, कोई भी बदल सकता है, अलीमा खान नहीं बदल सकते अपने भाई से। बहन भाइयों की मोहब्बत जो है वो लफानी होती है और उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन इन हालात में अगर आप ये समझे ना कि ये इत्तेहाद इस हुकूमत को उल्टाने के लिए बन रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये चाहते ही नहीं कि हुकूमत उल्टे और इनके गले पड़े, मुसीबत। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, देखे चाहे वो पीटीआई हो या कोई जमात भी हो, ऐसा क्यों होता है कि हम कोई सियासी निज़ाम चलने ही नहीं देते? हम क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान हर वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, चलती चलती हुकूमत को गिरा दिया जाए, से गुजर रहा है और गुजरते चले जा रहे हैं, और हर वक्त हम एक सियासी टकराव में रहें। हाँ जी। तो बेहतर ये होगा कि हमें इस बात को समझना होगा, उस दिन टकराव खत्म हो जाएगा जिस दिन आप अवाम का जो अमानत है अवाम को वापस लौटा देंगे, उनका एग्रेशन खत्म कर देंगे। ठीक है ना? जिस दिन अवाम का मैंडेट उन्हें वापस दे देंगे, ये सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा एहतसाब इलेक्शन होते हैं जी। अवाम ने इलेक्शन में एहतसाब नवाज शरीफ का नहीं किया, जहांगीर तरीन का नहीं किया, खटक का नहीं किया, महमूद का नहीं किया, जावेद लतीफ का नहीं किया, राना सनाउल्लाह का नहीं किया, दस्तगीर का नहीं किया। अवाम ने एहतसाब किया, उन्हें उड़ा के रख दिया सियासत से। तो इलेक्शन से बड़ा एहतसाबी अमल कोई नहीं होता। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप उस अमल को तस्लीम करें, उसके ऊपर 45 पे 47 का मुलम्मा न चढ़ाएं। ठीक है। आप जब अवाम को उनका हक वापस कर देंगे, सियासी चीजें ठीक हो जाएंगी। मलिक साहब, हुकूमत मुफाहमत की बात भी करती है और साथ ही साथ हुकूमत ये भी कहती है कि साथ चलेंगे तो मुल्क के मामलात ठीक हो सकते हैं, लेकिन उस पर हम ये भी देख रहे हैं कि बुशरा बीबी को जिस तरह से जहर दिया गया, उन्होंने खुद भी कहा, इसके अलावा जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की वो भी वक्तन फ़वक्तन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती रही कि जान को ख़तरा है, खान साहब की भी और बुशरा बीबी की जान को भी ख़तरा है। अब वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी वो ये कह रही हैं कि ये सरासर झूठ पर मबनी एक बयानिया है, बुशरा बीबी के खाने में बिल्कुल जहर नहीं दिया गया और बिल्कुल ठीक है उनकी सेहत और तबीयत। तो फिर कौन झूठ कौन बोल रहा है? देखिए, पहली तो बात, आपकी बात असूली तौर पर ठीक है, हमेशा हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और अपोजिशन एग्जैजुरेट भी करती है। मैं लेट्स फेस द फैक्ट्स, उनका काम होता है एहतजाज करें, तो ये हुकूमत को बड़ापन दिखाना पाइए। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, मगर जो आपने बात की है ना उनकी बीमारी वाली, तो वो मैं पढ़ रहा था, उनके जो अपने डॉक्टर हैं, क्योंकि खान साहब की खूबी है वो इंसाफ पे बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा डॉक्टर अलग होगा, हमारे टेस्ट भी जो ना हमारे, क्योंकि वो इंसाफ पे बिलीव करते हैं ना, जो बाकी कैदियों के साथ होता है वो कहते हैं नहीं मेरा डॉक्टर भी डिफरेंट होगा, मेरा हॉस्पिटल भी डिफरेंट होगा। तो मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, खान साहब के अपने डॉक्टर ने कहा इब्तदाई तौर पे जो कहा, उन्होंने कहा कि इनके अंदर वो इस तरह को जहर की निशानी, हाँ उनकी हेल्थ वाइज जो इनिशियल रिपोर्ट है, हाँ वो उन्होंने कहा कि टेस्ट आगे हम बताएंगे। उन्होंने कहा इब्तदाई तौर पे जो मैं पढ़ रहा था मेडिकली, वैसे तो नॉट फिट, उन्होंने कहा अपेरेंटली जो देखे ना अभी तो टेस्ट आएंगे, जो उनके अपने डॉक्टर ने, मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने कहा था वो उसके मुताबिक उसने कहा कि इनको इब्तदाई तौर पे शी इज ओके, शी इज नॉट, मतलब कोई ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। अब एक दो दिन में पता चल जाएगा, मेरा ख्याल है इसमें सच झूठ का राना साहब ये इसमें सच्चाई कितनी है, हकीकत कितनी है? यहाँ तो धमकाया जाता है जजेस को भी, उनके घर में एंथ्रैक्स पाउडर भेज कर कहा जाता है कि जिस ज़बानबंदी, तो ये कई डॉक्टर साहब के मामले में तो नहीं है कि गन पॉइंट पर उनसे ये स्टेटमेंट निकलवाई गई हो? पहले तो मैं ज़रा मलिक की ना एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। मलिक साहब को बहुत कीड़े नज़र आते हैं इमरान खान में कि वो कहता है मेरा डॉक्टर यहाँ हॉस्पिटल या वो बाहर इलाज के लिए तो नहीं भागता, की मशीन भी लाके इलाज के लिए बाहर तो नहीं भागता, मुझे एक्सरसाइज वो उसे खांसी आती है, उसे खांसी आती है तो वो लंदन तो नहीं जाता, वो बीमारी के नाम पे जाली पर्चियां करा के बाहर तो नहीं निकलता। इस मुल्क के वो डॉक्टरों से इलाज करा रहा है ना, बाहर तो नहीं भाग रहा ना, यहीं पे खड़ा होकर इलाज करवा रहा है ना। आप एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं, और बात सुन लेना, सुना दो चलो, आप एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सके जहां आप अपना इलाज खुद करा सकें। वो इस डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं, एक मिनट, इधर के डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं ना, सही है, ठीक है, चाहे वो अच्छे डॉक्टर हैं या बुरे डॉक्टर हैं, करा रहे हैं ना, लंदन तो नहीं भागता। दूसरी सुन ले, आप ये जो कहते हैं ना कि जी आप लोग हैं अफसाना निगार,
35 लाख का खाना खा गया है, वो देसी मुर्गियां जाती हैं। क्या क्या इल्जाम आपने नहीं लगाए थे उससे पहले? वो रोजा नहीं रखता, ठीक है, आपने इससे पहले क्या नहीं लगाया? नशा करता है, भी वो यूं है, वो यूं है, सारी रिपोर्टें तुम्हारे मुंह पे मार दी। ठीक है, एक मिनट ठहर जाओ यार, ठहर जाओ, हो गया गल हो लेंदे कर, ठीक है, उसने सारी रिपोर्टें आप मुंह पे मार दी, सबसे फिट है, ठीक है, कोई नशा नहीं करता। अब ये खाने पीने की, इससे पूछे कि मियां नवाज शरीफ साहब जब चंद दिन जेल रहे तो जेल के सामने एक कोठी किराए पे ली गई थी कि नहीं, जहां से खान साहब खाना बना के बेचता था? इनसे पूछे, और इससे पूछे शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो उनके घर से बेड उनके गया था कि नहीं, वहां पे जिस बेड पे सोते थे वो? ये कीड़े नजर आते हैं। अब सुन लो, ठहरो, मैंने शराबी को सुनी है ना बात। अगर नवाज शरीफ ने जो सारा कुछ किया है वो गैर कानूनी किया, गैर इखलाकी किया, उसकी सजा होनी चाहिए। मेरा मामा लगता है वो जो उसने गलत किया उसको सजा होनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ कैदी था तो उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो कैदियों के साथ था। अगर वो नहीं हुआ तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं, रियासत जिम्मेदार है, पहली बात। दूसरी बात है, आपने रोला डाला तरीके इंसाफ का, आप बात करते हैं रियासत मदीना की, और रियासत मदीना का मुझे कोई इतराज़ नहीं उसके देसी मुर्गे पे, मुझे कोई इतराज़ नहीं उसकी एक्सरसाइज करने का, मुझे कोई इतराज़ नहीं कि उसको पूरा स्वीट दे। मेरा सिंपल ये सवाल है, क्या ये सारी सूरतें हर कैदी को शामिल है? क्या पाकिस्तान का हर कैदी कह सकता है मेरा पेट खराब है तो मुझे शौकत खाना भेजें? क्या पाकिस्तान का हर कैदी कह सकता है मैंने सिर्फ देसी मुर्गा खाना है? मैं जवाब तो ये अफसानी बातें मुझे कह रहे हैं। खुद इंसाफ कहाँ है? कहाँ ये इक्वालिटी? इमरान हाँ कैदी है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुजरिम है, और उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो कैदियों के साथ। आप बात सुनिए, ये जो बातें कर रहे हैं ना, इसे कहें कि हुकूमत इस पर रिपोर्ट दे दे कि हाँ ये बातें सही हैं। अफसाने खड़े हुए ना, अच्छा, कि जो वो देसी मुर्गे, हुकूमत दे रिपोर्ट, हाँ, जारी करे पंजाब हुकूमत रिपोर्ट कि ये फैसिलिटीज हम उसे दे रहे, हाँ, ठीक है, हवाओं में बातें करनी ऐवी कि जी वो यूं करता है, वो यूं करता है। और ये जो आज कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ ने अगर ऐसा किया तो गलत है, अब इसने यू टर्न नहीं लिया, डब्ल्यू टर्न लिया है। ये कल तक नवाज शरीफ को ताकत का देवता कहता था नवाज शरीफ ही होता है। आज इसे पता चला ना कि मियां साहब अब इख्तियार में नहीं रहे, तो मैं नवाज शरीफ के साथ नहीं हूं जी। मैं कल तक तो ये देखने वाले सब देखते थे, वो ये हमारे नाजरीन देखते थे कि तुम नवाज शरीफ की कैसे तारीफ करते थे, कैसे तुम फिर रहे हो, कैसे एक सेकंड में फिर गए, गिल्टी क्या बना रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड में फिर गया, इसका मतलब है ये इतना घटिया इनकी सोच है कि अगर नवाज शरीफ की खूबी है तो हमेशा उसके चमचे बनो, और यार हमें जर्नलिस्ट, वो गलत है। ये इतना ये अचानक जर्नलिस्ट पैदा हुआ इसका। कल तक ये नवाज शरीफ की माना जमता था, ताकत का चश्मा है, नवाज शरीफ ऐसे है, उतार है। आज नवाज शरीफ में क्योंकि उन्हें पता चल गया कि नवाज शरीफ इख्तियार नहीं रहा, तो आज वो उसको कीड़े नजर आ रहे हैं। इनके ये साफती ट्रेंड देखे कैसे, ये हमारे देखने वालों को पता है कि क्या नवाज शरीफ के लिए इसकी साफत ये कि अगर मैं नवाज शरीफ की एक दफा तारीफ कर दूं तो बेशोस की तारीफ करूं। शेम ऑन दिस। पीछे 6 महीने से तारीफ कर रहे हैं, ये अब ताकत का जब चश्मा गंदा नाला बना है तो इसका रुख बदला। अच्छा, तो जब कुकड़ी की बात हुई है, एक्सरसाइज की बात हुई है, हुकूमत की कारकर्दगी से माइंड कर जाएगा, भी मुतासर हुए हैं, जो इसीलिए आपकी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट। नहीं मेरा यार ये राना जैसे बीमार ज़हन के लोग हैं जर्नलिस्ट, मेरा तो काम ही नहीं, मेरे लिए ना नवाज शरीफ बड़ा है ना इमरान बड़ा है। मैंने तो देखना जो नजर आ रहा है, मैंने जो नवाज की स्ट्रेंथ है, मैंने ये कहा था वो ताकत की सियासत करता है, उसने सियासत से जीता है। इसके मैं नवाज शरीफ की जो फैक्ट्स मुझे नजर आए मैंने वो दिए। ये अपनी हमें दुकान चलाने के लिए रोना धोना डाल देता है। आज मेरा आर्गूमेंट ये है कि आपने शोर डाला इंसाफ 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 मेरिट इंसाफ, तो तुम कहती हो तो तुम्हारे पास पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट दे दो ना, पंजाब हुकूमत रिपोर्ट, झूठ मत बोलो ना। अगर कहती हो तो तुम्हारा हक है, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करो। मेरी बात, कल तक नवाज शरीफ की तारीफ तुम तारीफें करते थे, पाकिस्तान का वो कैदी है और कैदी के पास वही रिपोर्ट चाहिए जो कैदी बंद कर देना हुकूमत, पाकिस्तान के किसी कैदी के पास हुकूमत बंद कर देना सारा कुछ। मैं तो बात कहो ना हुकूमत को, तुम्हारा इंसाफ तो झूठ ना बोलो। तोशाखाना केस में कैदी, साइफर केस में कैदी, अलकादर ट्रस्ट में, लेकिन अब तो केसेस का मामला सामने आता चला जा रहा है। सर्टिफाइड कैदी है, जब तक वो केस सारे नहीं खत्म होंगे वो कैदी है। मुझे यही से क्लोजिंग की तरफ जाना है क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। मुझे सना कहवान को, तारिक मलिक साहब को, साराना साहब को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।